My dance make it hurt. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम नेही जैन और एक्सक्यूज़ मी इफ़ आई से कि मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ, क्योंकि पता नहीं चला कब मैं सेकेंड ईयर में आ चुकी हूँ। आई एम इन IIIT जबलपुर एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू ऑल विथ योर मैथमेटिक्स विथ टीम पढ़ले। सो वेलकम टू पढ़ले 11th JEE एंड नीट। रही बात चश्मे के बारे में, जो लोग मुझे जानते होंगे, अभी मैं सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है, हमारा एंड सेम हो गई है मेरी। तो मैं दीव गई थी और वहाँ पे मैंने बीच पे अपना चश्मा घुमा दिया। अब वो पानी में चले गया आई गेस। तो जो भी हुआ, ये मेरा स्पेयर चश्मा है जो मैंने पहले तोड़ दिया था और फेविक्विक लगा के जुगाड़ करके इसे बिठाया है। तो आई होप मैं इसे चेंज कर लूँ। एंड लेट्स कम टू द पॉइंट। आप पढ़ले को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, बेस्ट मटेरियल के लिए पढ़ले.in की वेबसाइट विजिट कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए यार। मतलब हम लोग एफर्ट्स डालते हैं, मैं पढ़ के पढ़ाती हूँ और अपने नोट्स नहीं दे रही हूँ नद्दी वाले को। और मतलब थोड़ा सा देख लिया करो, कोई फीडबैक्स हो तो बता दिया करो कमेंट सेक्शन में। सारे कमेंट सेक्शन, मतलब पूरा कमेंट्स अच्छे से पढ़ूंगी, देखूंगी। और जो लोग कमेंट सेक्शन में होमवर्क क्वेश्चंस के जवाब देते हैं उनको मैं काफ़ी अप्रिशिएट करती हूँ। आज हम बहुत सारे आगे क्वेश्चंस ही करने वाले हैं और अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे अपन, मतलब JEE लेवल के ऑफ कोर्स। और सारे के सारे क्वेश्चंस हम साथ में मिलकर क्लास में ही सॉल्व करेंगे। बहुत सारे अलग प्रोफाइल के क्वेश्चंस हैं, नए तरीके से सोचना समझेगा सीखेगा। तो हम वो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर हमने देख ही लिया था क्या होता है। वो होता है P + i/q। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने अच्छे से सीख लिया था और वो काफ़ी ऑब्वियस बात थी। फिर हमने मॉड्यूलस कॉन्जुगेट देखा था, जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं नया लगा था। रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा शायद हैवी ऑन हेड लगा हो, तो उसके लिए भी मैंने बोल दिया था कि फिर से देखेंगे, फिर से एफर्ट्स डालेंगे, रेफरेंस सॉल्व करेंगे या फिर क्लास के नोट्स को फिर से एक और बार गो थ्रू करेंगे तो वो बात क्लियर हो ही जाएगी। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया था। कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस क्या होता है वो बात हमने अच्छे से समझ ली थी। वो कहाँ से आए वो बात हमने समझ ली थी। आर्ग्यूमेंट के रिलेटेड हमने कुछ अलजेब्रा देखा था। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब tan इनवर्स y/x, इसके रिलेटेड हमने कुछ बातें देखी थी। और अगर नंबर्स ऐड हो रहे हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट का क्या होगा, वो वाली चीज़ें भी हमने स्टडी करी थी। तो यहाँ पे अब हम इतने पार्ट पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी जो आपकी थर्ड एक्सरसाइज है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है। अगर आप लोग करना चाहें तो आप उसे कर सकते हैं। आई विल टेक दैट पार्ट इनटू कंसिडरेशन, बट अगर आप उसे अभी ही करना चाहें तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मतलब NCERT लेवल पे अगर आप इस चैप्टर को अटेम्प्ट करना चाहें तो आप पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे विथ ईज। ओके, सो यू ऑल मस्ट डू इट। और मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके देख लीजिएगा। अभी अपन आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, सो लास्ट क्लास में 2 क्वेश्चंस जो मुझे इजी नहीं लग रहे थे या जो मुझे तब आते नहीं थे वो मैंने होमवर्क दिए थे और अब मैं 2 दिन में सीख के आ गई हूँ उनको। तो आई गेस आप लोगों ने भी अटेम्प्ट कर लिए होंगे, और अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो ही ये देखना, नहीं तो आप पहले अटेम्प्ट करके आइए फिर ये देखिएगा। तो चलो, अब मैं सीख कर आई हूँ तो मैं बताऊँगी ही सही। 1 + 3 आयोटा अपॉन 1 - 2 आयोटा को हमको काय में लिखना था, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, सो दिस वाज द थर्ड पार्ट ऑफ द लास्ट क्वेश्चन आई गेव इन द क्लास। तो इसको सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, 1 - 2 आयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ पे मैं कर दूँगी 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 + 2 आयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 3 आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 5। अब ऊपर के दोनों का मल्टीप्लाई करके देखिए। अब ये फर्दर सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 5 आयोटा माइनस 5 अपॉन 5। तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचा, आयोटा माइनस 1। बन गया, ये तो इजी सा क्वेश्चन बन गया। जैसे हमने पहले 2 पार्ट्स किए थे ये वैसा बन गया। 1 - आयोटा के अब हमको लिखने हैं r और थीटा, मतलब इसको हम मान लेंगे r sin थीटा और इसको हम मान लेंगे r cos थीटा।
तो हमारा आर कॉस थीटा है -1 और आर साइन थीटा है +1। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा अपन आर का कॉस थीटा करते तो अपने को क्या मिलता है, टैन थीटा, वो आ जाएगा हमारा -1। अब टैन थीटा -1 किन किन जगह पे हो सकता है, टैन थीटा नेगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉस थीटा नेगेटिव है, टैन थीटा क्या है, नेगेटिव, कॉस क्या है, नेगेटिव, और साइन क्या है, पॉजिटिव। मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये हो रही है सेकेंड क्वाड्रेंट की बात। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा 1 कब होता है, 3π/4 पे, तो हमारा जो एंगल है वो कितना आ गया, 3π/4। चलिए, और यहाँ से मुझे r बताइए, तो r मेरा आ जाएगा √2। सो माई r इज √2 एंड माई थीटा इज 3π/4। तो ये क्या हो जाएगा, √2 cos 3π/4 प्लस आयोटा इंटू √2 साइन 3π/4। ये है हमारा पोलर फॉर्मेट में। अब याद है यूलर्स फॉर्म करके मैंने एक बात बस मेंशन करी थी पिछले क्लास में, क्योंकि वो डेरिवेट हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर में करेंगे विच इज़ इन द 12th स्टैंडर्ड। तो अभी वैसे एक यूलर्स फॉर्मेट मैंने ज़रूर बताया था विच वॉज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। तो बस इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं और इसको हम कहते हैं यूलर्स, मुझे स्पेलिंग नहीं आती, यूलर्स फॉर्म। तो इसको अगर मैं यूलर्स फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी, √2 टाइम्स ई की पावर 3π/4 इंटू आयोटा। तो दिस इज द यूलर्स फॉर्म वाला आंसर, मतलब ये बहुत ईजी था। ओके, सो द फोर्थ वन वॉज 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का होल स्क्वायर। अब 1 + 7 आयोटा अपॉन 2 - आयोटा का होल स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले तो मुझे समझ आता है कि मैं इसे सॉल्व कर लूँ, या तो मैं इसे यहाँ के यहाँ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ, या फिर मैं इसे एक बार सॉल्व कर लूँ और फिर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो इसे सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, 2 - आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 3 - 4 आयोटा। ओके, सो अगर मुझे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मतलब मुझे किस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, मुझे 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई एंड 3 + 4 आयोटा से डिवाइड करना है। दिस बिकम्स 1 + 7 आयोटा अपॉन 3 - 4 आयोटा इंटू 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। यहाँ से हमें क्या मिलता है, -25 + 25 आयोटा अपॉन 25। मतलब ये पिछले क्वेश्चन जैसा -1 प्लस आयोटा ही तो है। तो पिछले क्वेश्चन में हमारा r क्या था, √2, और हमारा थीटा क्या था, 3π/4। तो इस बार भी हमारा आंसर वही तो होगा। क्या होगा हमारा आंसर, √2 टाइम्स ई की पावर आयोटा इंटू 3π/4। सो आर आंसर इज √2 टाइम्स ई की पावर आयोटा इंटू 3π/4। ये है मेरा यूलर्स फॉर्म का आंसर, और आप पोलर फॉर्म का आंसर भी लिख ही सकते हैं। तो ये हो गए पिछले क्लास के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस थे, जो होमवर्क क्वेश्चंस थे वो सॉल्व। अगर आपका आंसर मैच किया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था और आपका आंसर मैच कर रहा है। चलिए, अब मैं कुछ खुद से क्वेश्चंस दूंगी एंड वी नो द ड्रिल। आप लोग वीडियो पॉज करेंगे, फिर आप लोग वो क्वेश्चंस खुद अटेम्प्ट करेंगे और फिर हम लोग वो क्वेश्चंस चेक करेंगे। सो आई विल स्टार्ट राइटिंग। गिवन क्या क्या है इस क्वेश्चन में कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा वेयर थीटा बिलोंग्स टू π/2 से π। ठीक है, तो हमें बता रखा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z जिसका आर्ग्यूमेंट क्या है, थीटा, और वो थीटा की रेंज क्या है, ये क्या है, थीटा की रेंज विच इज़ π/2 से π। थीटा के प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताइए क्या हो सकता है। मतलब थीटा का प्रिंसिपल रेंज वो होता था -π से π। तो यहाँ पे -π से π का एक छोटा सा पार्ट, मतलब -π से π का 1/4 पार्ट हमें थीटा की रेंज दे रखी है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में कभी भी कोई रेंज दी हुई हो ना, तो उस बात पे थोड़ा सा गौर किया करो, उसे अंडरलाइन कर लिया करो क्वेश्चन पेपर में, या फिर अगर ऑफलाइन सॉल्व कर रहे हैं कहीं पे देख देख कर, तो कहीं और लिख लिया करो कोने में कि थीटा की ये रेंज दी हुई है। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट सेज कि फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ
2021 इंटू जेड, सॉरी 2021। चलिए, तो इसका हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इसका आर्ग्यूमेंट। अब अगर नंबर है z, अपन मान लेते हैं x प्लस आयोटा y, तो 2021 z कितना होगा, 2021 x प्लस 2021 आयोटा y, यही होगा z। तो अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता क्या था, मतलब थीटा क्या होता था, tan इनवर्स y बाय x, मतलब tan इनवर्स 2021y अपॉन 2021x। तो ये टर्म्स तो कैंसिल ही हो गए, ये क्या बन गया, tan इनवर्स y अपॉन x। ये मैं क्या निकाल रही थी, आर्ग्यूमेंट ऑफ, मतलब ये थीटा न्यू है, दूसरा नया थीटा जो हमें अब चाहिए, विच इज आर्ग्यूमेंट ऑफ 2021z। तो वो हो जाएगा tan इनवर्स 2021y अपॉन tan इनवर्स 2021x। तो 2021 तो कैंसिल हो गया, तो ये बन गया tan इनवर्स y अपॉन x विच इज थीटा। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ n टाइम्स ऑफ z, क्या कह रही हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ n टाइम्स ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z विच इज थीटा। n इस जगह पे क्या था, 2021, ठीक है, मतलब मैं 2020 देती, 2019 देती, 2022 दे देती, आंसर मेरा थीटा ही आता। चलिए, ये समझ आ जानी चाहिए बात। सेकंड वाला है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर। अब मुझे तो याद आ रहा है, आप लोगों को भी याद आ जाना चाहिए कि हमने पढ़ा था आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर n होता है n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई, ठीक है, जिसमें हमें k की वैल्यूज दी थी -1, 0 एंड 1। तो थोड़ा सा डाउट आया होगा कि ये 2k पाई भाई चीज़ क्या आई, ये कहाँ से आई। तो इस क्वेश्चन से वो बात क्लियर हो जाएगी कि ये 2k पाई क्या चीज़ है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z स्क्वायर कितना होगा, 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इसको हम प्लस माइनस 2k पाई को अभी रखते हैं साइड पे, जो बात हमको समझ आती है वो हम देखते हैं। तो 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब क्या हो गया, 2 थीटा। अब मेरा जो थीटा था वो था पाई बाय 2 से पाई, मतलब 2 थीटा क्या हो गया, पाई से 2 पाई। पर मेरा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है, क्या बोल रही हूं मैं, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, वो कितना होता है, माइनस पाई से पाई। और ये मेरी वैल्यू आ रही है पाई से 2 पाई। तो पाई से 2 पाई माइनस पाई से पाई के बीच में लाए करती है क्या, बिल्कुल नहीं करती है, तो एक्सीड कर रही है हमारे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को। तो हमें इस आर्ग्यूमेंट को लाना है हमारे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज के अंदर, मतलब हमें 2 थीटा में कुछ ऐसा सब्ट्रैक्ट करना है जिससे वो माइनस पाई से पाई की रेंज में आ जाए। तो क्या करेंगे हम इसमें से कर देंगे 2 पाई सब्ट्रैक्ट। क्या क्या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम इसमें से, ऑप्शंस हैं हमारे पास, -2 पाई, 0 एंड +2 पाई। इन तीनों ऑप्शंस में से हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे ताकि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो इस रेंज में आ जाए। ये है हमारे पास 3 ऑप्शंस, इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहिए ताकि आर्ग्यूमेंट इस रेंज में आ जाए। तो मेरे ख्याल से हमें -2 पाई चूज करना चाहिए, करके देखते हैं। 2 थीटा -2 पाई मतलब पाई -2 पाई माइनस पाई और 2 पाई -2 पाई 0। तो ये मेरा आ गया माइनस पाई से 0, मतलब माइनस पाई से पाई के बीच में है। तो इधर मैं ये वाला आर्ग्यूमेंट चूज करूंगी और मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2 थीटा -2 पाई। तो ये -2 पाई क्यों किया हमने, क्योंकि अब ये जो मेरा आर्ग्यूमेंट है वो माइनस पाई से 0 में लाई कर रहा है। पहले ये काय में लाई कर रहा था, पहले ये पाई से 2 पाई में लाई कर रहा था, जो मैं होने नहीं दे सकती क्योंकि ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में नहीं आता है।
तो इसे बस इस रेंज में लाने के लिए हमने ये -2π यहाँ पर किया, विच इज 2k π वाला टर्म, जहाँ पे मेरा k क्या होता है -1 0 या 1, क्योंकि कुछ लोगों को ये डाउट आ सकता है कि पाई भी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, -2π ही क्यों किया हमने, क्योंकि पाई सब्ट्रैक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं था ना, k वैल्यूज ही -1 0 या 1 ले सकता है, k की वैल्यू हाफ रखनी पड़ेगी, -½ रखनी पड़ेगी ना अगर हमें पाई सब्ट्रैक्ट करना है तो, वो हम होने नहीं दे सकते। तो हमारा इधर आंसर आ गया 2θ - 2π, जो है -π से 0 की रेंज में। ओके, तो आई गेस आपको ये बात समझ आ गई होगी, जो मेरा भी डाउट था कि ये 2k π लाए ही क्यों फालतू का। थर्ड वाले पे हम मूव ऑन करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z + z इंटू z - z। अब z क्या होता है x + i/y, z क्या होता है x - i/y। तो z + z का कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या मिलेगा 2x, और इन दोनों का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब z - z कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या मिलेगा 2y/। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा 4xy/। अब 4xy/, क्या है, एक प्योरली इमेजिनरी टर्म है। 4xy/, एक प्योरली इमेजिनरी टर्म है जिसमें हमारे x और y पे हम गौर करते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या दी हुई थी π/2 से π, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, थीटा π/2 से π दिया हुआ था, ये हमने यहाँ पे भी यूज़ किया था कि थीटा π/2 से π दिया है, इसलिए हमने ये तीन ऑप्शन को कंसिडर किया था, क्योंकि हमारा 2θ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज के बाहर निकल रहा था। अब फिर से इसका यूज़ आ रहा है इस नॉलेज का कि थीटा π/2 से π में है, क्योंकि अगर थीटा π/2 से π में है मतलब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है, मतलब ये मेरा x है और ये मेरा y है, मतलब मेरा x नेगेटिव है और मेरा y पॉजिटिव है। मतलब ये जो प्योरली इमेजिनरी नंबर है ना, इसमें y एक पॉजिटिव वैल्यू है और x एक नेगेटिव वैल्यू है। तो जो 4xy है ये एज अ होल एक नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी वैल्यू है, एक नेगेटिव प्योरली इमेजिनरी वैल्यू है। मतलब जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, मैं कह दूँ z न्यू इज इक्वल टू x न्यू प्लस आयोटा y न्यू, इसमें मेरा x न्यू 0 है और मेरा y न्यू है 4xy। तो ये जो 4xy है ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, मतलब मेरा z न्यू कहीं यहाँ पर लाए करेगा, क्योंकि यहाँ पे 0, y न्यू मतलब 4xy का कोऑर्डिनेट बनता है। तो अगर मेरा z न्यू यहाँ पे लाए कर रहा है तो मुझे बताइए कि ये एंगल कितना हुआ। हम ऐसे घूम के तो आएंगे नहीं, हम ऐसे घूम के तो यहाँ पे आएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज से बाहर निकलेगा। हम ऐसे आएंगे तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल है -π/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है -π/2। सीधा सरल आंसर है -π/2। आर्ग्यूमेंट ऑफ z + z कॉन्जुगेट इंटू z - z कॉन्जुगेट होता है -π/2। ओके, इसलिए अब आप एक बात पे गौर कर सकते हैं कि अगर कोई प्योरली रियल नंबर है, ऑन दी अदर हैंड अगर कोई प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो प्योरली रियल में हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो या तो होगा 0 या फिर पाई, और प्योरली इमेजिनरी में हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो होगा या तो π/2 या फिर -π/2। क्योंकि आप एक्सेस पे प्लॉट करके देखिए, ये होगा हमारा प्योरली रियल नंबर या ये होगा हमारा प्योरली रियल नंबर, और ये होगा हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर या यहाँ होगा हमारा प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, समझ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो साइड करो, कोई बात नहीं,
क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है जो आपको समझ नहीं आए तो आप डिमोटिवेट हो जाएं। छोटे मोटे ऑब्जर्वेशंस हैं, अगर समझ आते हैं, आप खुद ऑब्जर्व कर पाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वैसे ही कंसेप्ट बिल्डिंग होती है। ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नंबर ऑफ इंटीग्रल solutions of 1 minus iota की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसके हमको क्या बताने हैं? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से ट्राई करें, सिंसियरली ट्राई करें, थोड़ा टाइम देके भी ट्राई कर लीजिए इसे, और फिर मैं इसे सॉल्व करूँगी। तो सच में मैं आपको टाइम दे रही हूँ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब इस जगह पे अगर x 2 होता, 3 होता या 1 ही हो जाता, 0 होता, तो हम इसे बहुत इजीली सॉल्व कर लेते। मतलब अगर हमें इसकी पावर पता होती, 1 माइनस आयोटा की पावर पता होती, तो शायद हम उसे सॉल्व कर लेते, पर अभी तो हमें इसकी पावर ही नहीं पता है। अगर हमें इसकी पावर नहीं पता है तो इसे हम एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। अगर इसे हम एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे तो कभी हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो बात मेरी एक ही समझ में आ रही है कि मुझे इस टर्म को 1 माइनस आयोटा, इस टर्म को किसी ऐसे फॉर्मेट में लिखना है कि मैं उसे 2 की पावर x से कंपेयर तो कर पाऊँ, आंसर की देखी जाएगी, कम से कम कुछ आगे तो बढ़ पाऊँ, कंपैरिजन तो कर पाऊँ मैं। तो अब कितने फॉर्म्स मैंने पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, मैं उस बात पे ध्यान देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने कौन सा फॉर्म पढ़ा है? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता था? p प्लस आयोटा क्यू। फिर मैंने कौन सा फॉर्म पढ़ा है? पोलर फॉर्म। क्या होता था? r cos आयोटा साइन थीटा। फिर मैंने कौन सा पढ़ा था? यूलर फॉर्म। वो क्या होता है? e की पावर r टाइम्स e की पावर आयोटा थीटा। तो ये पढ़ लिए मैंने 3 फॉर्म्स, जिसमें से इस फॉर्म में तो ये लिखा हुआ ही है। इस फॉर्म में भी अगर हम पावर x कर देते हैं तो हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप सोचिए, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर x, तो ये बन जाएगा r की पावर x इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर x। अब ये तो फिर से सॉल्व नहीं हो पाएगा ना, बात तो वहीं की वहीं रह गई, अटक तो गए हम वहीं पे ही। तो ये भी हमने ट्राई करके देख लिया, सॉल्व नहीं हुआ। अब बात आती है इस पे, r e की पावर आयोटा थीटा की पावर अगर मैं x करती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? r की पावर x इंटू ई की पावर आयोटा थीटा की पावर x। अब e की पावर आयोटा थीटा की पावर x है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये क्या बन जाएगा? e की पावर आयोटा थीटा x। बात आगे बढ़ी, बात बन रही है, तो हम इसे लिखेंगे, क्या हुआ था टर्म? 1 माइनस आयोटा को हम लिखना चाहते हैं कौन से फॉर्म में? यूलर फॉर्म में, मतलब r इंटू ई की पावर आयोटा थीटा फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है? सबसे पहले हमें r और थीटा ढूंढना है। तो चलिए r और थीटा ढूंढते हैं। 1 हो जाएगा हमारा r कोस थीटा, माइनस 1 हो जाएगा हमारा r साइन थीटा। इसका मतलब हमारा टैन थीटा है -1। टैन थीटा नेगेटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है, साइन थीटा नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन थीटा -1 है, मतलब मेरा जो एंगल है, आर्ग्यूमेंट है, वो है -π/4 और मेरा जो r है वो है √2। सो दिस टेल्स मी दैट इट इज √2 टाइम्स cos -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। या फिर मुझे किस फॉर्म से मतलब है? मुझे यूलर फॉर्म से मतलब है, विच इज √2 टाइम्स ई की पावर आयोटा इंटू -π/4। यह बन गया मेरा यूलर फॉर्म, जिससे मुझे काम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। इसे मैं लिख दूंगी √2 टाइम्स ई की पावर आयोटा इंटू -π/4 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, मतलब √2 की पावर x इंटू ई की पावर -πx/4
इंटू आयोटा इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब इधर मैं क्या लिख दूँ, e की पावर 0 लिख सकती हूँ क्या इधर में, क्योंकि इधर एक मल्टीप्लाई बाय 1 कर देती हूँ और 1 को मैं लिख देती हूँ e की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 करते हैं तो आंसर 1 आता है, तो ये e की पावर 0 लिख दिया इधर मैंने। अब इस टर्म को मैं इस टर्म से रिलेट कर लूँगी और इसको मैं इससे रिलेट कर लूँगी। इन दोनों को जब मैं रिलेट करूँगी तो मुझे मिलेगा √2 की पावर 2/x/2। मैं √2 की पावर x को 2 की पावर x/2 भी तो लिख सकती हूँ। 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x, और e की पावर -πx/4 इंटू आयोटा इज इक्वल टू e की पावर 0। इसका मतलब x/2 इज इक्वल टू x एंड -πx/4 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे x इज इक्वल टू 0 एक आंसर मिलता है, यहाँ पे भी मुझे x इज इक्वल टू 0 एक आंसर मिलता है। दोनों का कॉमन आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन कितने हैं, 1, बट आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 0। मतलब नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन इज 1 बट व्हाट इज द इंटीग्रल सोल्यूशन, इट इज 0। तो मेरा नंबर ऑफ इंटीग्रल सोल्यूशन 1 है, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर 1 है। यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, अगर न्यूमेरिकल टाइप में ये वाला क्वेश्चन आए तो आपको इसका आंसर 1 देना है। अगर न्यूमेरिकल टाइप में जेई में क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर 1 देना है। पर अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 1 माइनस आयोटा टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, तो हमें हमारा आंसर क्या देना है, हमें हमारा आंसर x इज इक्वल टू 0 देना है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और बहुत सारे लोग इसे गलत कर सकते हैं। वैसे ही करेक्ट इनकरेक्ट में बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट पूछा जाता है, और अगर समझो बी और डी करेक्ट हैं तो हमें आंसर रिपोर्ट करना है ए और सी, बट लोग कर देते हैं बी और डी, क्योंकि बी और डी तो करेक्ट थे बट हमसे पूछा क्या था, इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी और डी करेक्ट है ना, तो ए और सी करेक्ट आंसर है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का ना ध्यान रखिएगा। जैसे OMR फिल करनी पड़ती थी जब हमें टेस्ट में, तो बहुत सारे बच्चे OMR गलत फिल कर देते थे। OMR वो शीट होती है जिसमें हर क्वेश्चन के आगे 4 सर्कल्स बने हुए होते हैं। पहला सर्कल ऑप्शन ए के लिए, दूसरा सर्कल ऑप्शन बी के लिए, एंड सो ऑन। और ऐसे 30 अगर सवाल हैं, 30 ऐसे के ऐसे टेबल एक बनी हुई है जिसमें सर्कल्स ही सर्कल्स हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 के लिए अगर बी ऑप्शन है तो सेकंड सर्कल को कलर करना है, फिल करना है पेन से, पेंसिल से। तो उसमें अगर समझिए मैंने गलती से 14th क्वेश्चन की जगह 15th क्वेश्चन का OMR फिल कर दिया, तो उसके नीचे के मैं सारे के सारे ही गलत कर दूंगी। मतलब से शर्ट का बटन लगाते हैं, एक गलत लगा देते हैं, नीचे के सारे गलत लगा लेते हैं अपन, तो वैसे उसके नीचे के सारे गलत हो जाएंगे। तो -4 हो जाएगा सबका, -1 हो जाएगा सबका, हर क्वेश्चन का। तो इसलिए इतनी सारी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी भले ही आपने सही सोल्व किया हो। तो पता नहीं मैंने आपको OMR के बारे में क्यों बताया, बट करेक्ट इनकरेक्ट वाली गलती बच्चे करते हैं। और जैसे इस क्वेश्चन में आप न्यूमेरिकल टाइप में हो सकता है फंस जाते, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। सिर्फ सॉल्व करना आना ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में मार्क्स किस जगह से बटोरना है वो ज़रूरी है। कह रही है ज्ञान तो मैं एक स्पेशल वीडियो में दे दूँगी कि एग्ज़ाम कैसे अपीयर करते हैं। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड हियर, लेट्स मूव ऑन टू अनदर गुड क्वेश्चन विच इज़ मॉड्यूलस ऑफ Z1 दिया हुआ है 1, मॉड्यूलस ऑफ Z2 दिया हुआ है 2, मॉड्यूलस ऑफ Z3 दिया हुआ है 3, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 भी दिया हुआ है विच इज़ 1 अगेन। तो पूछा क्या है हमसे पूछा है फाइंड मॉड्यूलस ऑफ 9 टाइम्स Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस 4 Z1 Z3। ये हमें करना है फाइंड, दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आज सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस ही हो रहे हैं, मतलब सोचना पड़ेगा, एक तरीका सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, मैथ्स में ऐसा होता है, मैथ्स में अगर आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट अच्छा नहीं जाता है, तो एक चीज़ है कि जब आप आंसर की देखेंगे
तब आपको नए तरीके जानने को मिलेंगे, आपको नई चीज़ें जानने को मिलेगी। बेसिक फॉर्मूले उतना ही है, नॉलेज उतना ही है, बट उसे इस रास्ते से यूज़ करना है या इस रास्ते से यूज़ करना है, वो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में। तो आपको बस अब इस जगह तक पहुंचना कैसे है, आपको जो गिनती के कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखवाई थी उन्हें यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, चलो हिंट है ये, आप सॉल्व करिए। प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन में, सिर्फ प्रॉपर्टीज़, और सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियस थी। ये वाली प्रॉपर्टी तो बहुत ही ऑब्वियस थी जो हम इधर यूज़ करने वाले हैं। इनफैक्ट इधर यूज़ करने वाली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ से पहले ही पढ़ा दी थी, अब बहुत बता दिया मैंने। अब आप लोग सॉल्व करिए इसे। ओके तो जैसे कि हमें पता है हम सबका स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, मतलब मॉड्यूलस ऑफ Z1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ Z2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 2 का, और मॉड्यूलस ऑफ Z3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब मॉड्यूलस ऑफ Z3 को क्या मैं लिख सकती हूँ, Z3 इंटू Z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 9, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर्टी थी ना, ये तो एक प्रॉपर्टी थी ना कि Z इंटू Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर। वाज़न्ट दिस अ प्रॉपर्टी? बस यही प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली यहाँ पे। इसका मतलब मेरा जो Z का कॉन्जुगेट है वो 9/Z3 के बराबर है। अब हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना था 9 टाइम्स Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस 4 टाइम्स Z1 Z3। अब इधर मैं बोलती हूँ कि Z1 Z2 Z3 को निकाल लो कॉमन, क्योंकि उसकी वैल्यूज़ हमें पता है, और इस पूरे का मॉड्यूलस, ये मैंने ब्रैकेट्स क्यों लगा दिए, मॉड्यूलस है तो मैं बोल देती हूँ मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 Z3, फिर ब्रैकेट में 9/Z3 प्लस 1/Z1 प्लस 4/Z2। अब 9/Z3 कहीं देखा देखा लग रहा है क्या, Z बार के इक्वल है ये तो, Z का कॉन्जुगेट, Z3 का कॉन्जुगेट। 1/Z1 कहीं देखा देखा लग रहा है क्या, बिल्कुल 1/Z1 तो Z1 के कॉन्जुगेट के बराबर है। और 4/Z2 कहीं देखा देखा लग रहा है क्या, बिल्कुल 4/Z2 Z2 के कॉन्जुगेट के बराबर है। जो काम हमने यहाँ पे किया था वही काम हम इन दो जगह पर भी करेंगे, और यही क्वेश्चन का मेन सार था। बस हो गया क्वेश्चन ख़त्म, सॉल्व कर लिया आपने इस जगह पर ये क्वेश्चन। तो 4/Z2 को मैं लिख दूंगी Z2 का बार, तो ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा बन गया कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z3। अब आती है प्रॉपर्टी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट, है ना ये तो। चलो तो अभी तक मैंने जो जो किया वो सब मैं एक साथ लिख लेती हूँ, Z1 Z2 Z3 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट, और इस पूरे का हमको चाहिए मॉड्यूलस। अब फिर से प्रॉपर्टी लगाऊंगी, अभी तक मैंने दो प्रॉपर्टीज़ लगा ली है। एक मैंने लगाई है Z1 प्लस Z2 के कॉन्जुगेट्स का सम का मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 पूरे के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस। और दूसरी प्रॉपर्टी अभी मैं कौन सी लगाने वाली हूँ, ये देख के समझ आ जाना चाहिए दूसरी प्रॉपर्टी मैं कौन सी लगाने वाली हूँ। Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z1 का मॉड्यूलस इंटू Z2 का मॉड्यूलस। तो यहाँ पे इससे मैं क्या लिख सकती हूँ, Z1 मॉड्यूलस इंटू Z2 मॉड्यूलस इंटू Z3 मॉड्यूलस इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 पूरे का कॉन्जुगेट। यहाँ पे फिर से एक प्रॉपर्टी लगेगी कि Z के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z का मॉड्यूलस। ये प्रॉपर्टी मैं इस जगह पे अप्लाई करूँगी, इस जगह पे ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद मुझे मिल जाएगा Z1 का मॉड्यूलस इंटू Z2 का मॉड्यूलस इंटू Z3 का मॉड्यूलस इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉड्यूलस, और इन तीनों क्वांटिटीज़ का इंडिविजुअल मॉड्यूलस। ये तो हमें गिवन था, यही तो हमें गिवन था इस क्वेश्चन में, और कुछ हमें दिया ही नहीं गया था। ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास। चलो रख देते हैं जगह पे, और बचा ही क्या है,
ये बन जाएगा 1 × 2 × 3 × 1 विच इज़ 6। तो मेरा आंसर क्या है 6। ये भी बन गया एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बनाना कितना आसान है। और पहले तो हमें आते थे इंटीजर टाइप, अब आते हैं न्यूमेरिकल टाइप। मतलब आप सोचिए नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल, कुछ भी आंसर हो सकता है, कुछ भी। और सबसे पहले एमसीक्यूज आते थे सारे के सारे, उसके बाद 20 एमसीक्यू, 5 न्यूमेरिकल आने लग गए। अब इस साल ऐसा हुआ है कि 20 एमसीक्यू 10 न्यूमेरिकल, जिसमें से 5 सॉल्व करना कंपलसरी है। मतलब आप 10 में से कोई भी 5 कर सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे न्यूमेरिकल होते हैं, वो इंटीजर टाइप नहीं होते हैं कि आंसर 0 से 9 के बीच में ही कुछ होगा। कुछ नहीं हुआ तो हमने तुक्का ही मार दिया। इधर तुक्का मारना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटीज़ कितनी सारी है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी कम है आपका तुक्का सही होने की। तो ये एक न्यूमेरिकल टाइप अच्छा क्वेश्चन बन सकता था। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो सब काफ़ी अच्छे थे। जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया, जो पिछले क्लास के होमवर्क क्वेश्चंस थे, वो आपके लिए पोलर फॉर्म क्या होता है वो समझाने के लिए थे। तो वो एक बेसिक क्वेश्चन था ये दोनों। उसके बाद आर्ग्यूमेंट क्या होता है ये क्वेश्चन उसके लिए था। ये क्वेश्चन मैंने 2K पाई क्यों इंट्रोड्यूस करवाया उसके लिए था। और इसका जो अगला वाला क्वेश्चन था वो प्योरली रियल नंबर के ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और प्योरली इमेजिनरी के ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये पॉइंट समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद आया एक अच्छा क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमने यूलियर फॉर्म की क्यों इम्पोर्टेंस है ये समझा। अभी तक तो हम उसे बस नोट्स में लिख चुके थे कोने में और आगे बढ़ चुके थे। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन अगर हमें ये फॉर्म नहीं पता होता ना तो हम नहीं सॉल्व कर पाते। और बस ये फॉर्म पता होने से ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। हमें बस क्या करना था, इक्वेट ही तो करना था, इसको इससे कंपेयर करना था, इसको इससे कंपेयर करना था। बहुत आसान हो गया था ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बस हमने यूलर फॉर्म समझने के लिए किया और कहाँ पे आप सिली मिस्टेक्स कर सकते हैं पेपर में हमने वो समझा। उसके बाद ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये हमने सिर्फ हमारी प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज चेक करने के लिए किया। तो ये वाला क्वेश्चन था हमारी प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज चेक करने के लिए। और हम कैसे क्वेश्चन में हमको जो चाहिए, यहाँ पे आपको 9 दिखा जब, यहाँ पे आपको 4 दिखा जब, और ये 3 क्वांटिटी थी, ये 2 क्वांटिटी थी, तो मैंने स्क्वायर करने का सोच लिया। तो ये स्क्वायर करने का सोचना आना चाहिए, दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि 2 और 3 जैसा कुछ गिवन है, 9 और 4 जैसा कुछ डिमांड में है। इधर मल्टीप्लिकेशन में Z1 Z2 है, जबकि Z3 का मॉड्यूलस का स्क्वायर 9 के बराबर होगा, और इधर मल्टीप्लिकेशन में Z1 Z3 है, जबकि 4 तो Z2 के मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर होगा। तो अब मैं ये कैसे करूं कि यहाँ पे मैं 9 के साथ Z3 को लेकर आऊँ, 1 के साथ Z1 को लेकर आऊँ और 4 के साथ Z2 को लेकर आऊँ। तो ये पूरा जो मैनिपुलेशन है, क्वेश्चन को मैनिपुलेट कैसे करना है, हमें वो आना चाहिए। मतलब आई हैव नो डाउट कि आपको प्रॉपर्टीज़ याद होंगी, आई हैव नो डाउट कि आप इन सब चीज़ों का मतलब समझ चुके होंगे कि हमें ढूंढना क्या है। बट इस नॉलेज से या इस नॉलेज से इधर पहुंचना कैसे है, या इस वाले क्वेश्चन को रिड्यूस करके इतने इजी फॉर्मेट में लेकर कैसे आना है, ये था क्वेश्चन को मैनिपुलेट करना। तो हमें बस ये आना चाहिए, और यहाँ पे एडवांस लेवल के भी ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो मैथमेटिक्स इज नथिंग बट नोइंग द पॉसिबल वेज आउट। उसके बाद सारा का सारा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है बहुत छोटी चीज़ों पे। और कौन से कैलकुलेटिव काम किए हमने, 2 × 3 तो कोई कैलकुलेटिव नहीं था, 2 × 3 करना बहुत हैवी या फिर बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। बस छोटी मोटी बातें हमको समझ आनी चाहिए कि चलो ऐसा कर लेते हैं, और जैसे ही एक चीज़ चमकी वैसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई क्लास हियर, आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई क्लास विथ 2-3 important things that you should take back. ये वाले सारे क्वेश्चंस आप फिर से प्रैक्टिस करिएगा। देर आर नो होमवर्क क्वेश्चंस टुडे। आई वॉन्ट यू ऑल टू अटेम्प्ट ऑल द एक्सरसाइज, ट्राई ऑल द एक्सरसाइज. I have more lectures for complex numbers and quadratic equations, but this is enough for NCERT level. In fact मैंने बहुत सारी आगे की चीज़ें, जैसे यूलर फॉर्म आपको NCERT में नहीं मिलेगा, इसलिए यूलर फॉर्म का कोई भी क्वेश्चन आपको NCERT में नहीं मिलेगा, बट वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है और उसकी वजह से बहुत
ईजीली हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, क्योंकि उस तरीके का क्वेश्चन तो ज़रूर बन सकता था। अगर हमें ये बोल सकते हैं कि x की पावर 2 और 4 इसे कंपेयर करो, तो हम बड़े आसानी से बता देंगे कि x होगा ±2। तो हमें फिर ये क्वेश्चन भी तो बिल्कुल दे सकते हैं ना कि 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, इसे कंपेयर करके x बता दो। क्यों नहीं दे सकते हैं? अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू 8 का आंसर हम इजीली x इज इक्वल टू 3 कर देते हैं, तो इसका आंसर भी हम इजीली x इज इक्वल टू 0 कर पाते। कब? यूलर फॉर्म यूज़ करके। तो इसलिए हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल वैलिड था, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना कुछ प्रिसाइज नॉलेज चाहिए होता है, तो इसलिए हमने यूलर फॉर्म पढ़ा, जो एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी लेवल तो सॉल्व हो ही चुका है, और चीज़ें हैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में। इस लेक्चर में भी मैंने और चीज़ें कवर कर ली थी, अभी तक के सारे लेक्चर्स में मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट कवर कर लिया था, जो पता तो होना चाहिए। आप बोर्ड्स में पूछा जाए ना पूछा जाए, पर पता तो बिल्कुल होना चाहिए। ओके, सो आई वुड एंड राइट हियर। सो गुड डे, टेक केयर एंड पीस आउट।